अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर। 9 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। ए बी सी कह रहा है कि बिंदु 4 0, फिर इसके बाद है 0 4, इसके बाद है 4 कामा 4। इन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार का होगा, यही हमको बताना है। यह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, हमें इसका जांच करना है। तो चलिए, तो इसको हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि इसकी तीनों भुजा का लंबाई निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की लंबाई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम लेते हैं तो मान लीजिए पहला हो गया x1 y1, दूसरा का हो गया x2 y2। एक बिंदु को x1 y1 मानते हैं, एक बिंदु को x2 y2। चलिए फार्मूला में रखा जाए, x2 का मान 0, x1 का मान 4 का वर्ग, y2 का मान 4, y1 का मान 0। 4 का वर्ग 16 और यहाँ भी हो जाएगा 16, 16 16 हो गया 32, 32 का मतलब 4 करनी में 2 इकाई। ये हो गया साथियों आपका ए बी का लंबाई। अब चलिए BC का लंबाई निकाला जाए। उसी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो BC का निकालना है, तो मान लीजिए कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सूत्र में जब रखिएगा तो 4 माइनस 0 का वर्ग और फिर 4 माइनस 4 का वर्ग, 4 में से 0 घटेगा 4, 4 का वर्ग 16 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के 16 का वर्गमूल हो गया 4 इकाई। ये हो गया आपका 4। अब चलिए AC का निकाला जाए। यहाँ पर ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो हो जाएगा 4 माइनस 4 का वर्ग और 4 माइनस 0 का वर्ग। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचेगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4 इकाई, यानी AC का भी लंबाई हो गया 4। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर है तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन समकोण है कि नहीं, अब इस काम को जांच करना है। तो कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तभी होता है जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। तो बड़ी भुजा है 4√2, इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 4√2 का वर्ग करेंगे, चर्चों के 16 दूना के 32, ये 4 का वर्ग 16, ये भी 4 का वर्ग 16। तो बड़ी भुजा का वर्ग 32 है और उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल करेंगे तो ये भी हो जा रहा है 16 16 32। तो हम देख पा रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो यह समकोण त्रिभुज भी होगा, यानी कि समद्विबाहु और समकोण दोनों को मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज होगा, तो यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका विकल्प आपका ये वाला सही हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न पे चला जाए, प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्या दे रहा है, प्रश्न नंबर 10 देखिए। बार बार इस चीज को बताया गया है कि इस प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा और जो ध्यान में रखे होंगे वो जरूर किए होंगे। वर्ग अंतराल और एक में है बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिया है आपका
2 से 12, 12 से 22, 22 से 32, 32 से 42, 42 से 52 और बारंबारता दिया है 4, 5, 4, 3, 2। ये आपका आंकड़ा दिया है। कह रहा है कि इस आंकड़े का बहुलक वर्ग बताइए। आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, परीक्षा से पहले डाला गया है, कई बार बताया गया इस प्रश्न को। और ये भी हिदायत दी गई थी कि जब ये प्रश्न आप पढ़िएगा तो देख लीजिएगा कि बहुलक वर्ग पूछ रहा है कि बहुलक पूछ रहा है। अगर बहुलक पूछेगा तो वो तो भाई लॉन्ग प्रोसेस हो गया, वो दीर्घ उत्तरी में आएगा। लेकिन बहुलक वर्ग जो है बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है, तो इन दोनों में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुलक वर्ग कैसे बताया जाता है, बहुलक तो आगे बताया जाएगा। तो बहुलक वर्ग का मतलब जो भी आपका ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें जिस वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग उसी को कहा जाता है जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसी को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो देखेंगे कि कौन से वर्ग का जो है बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बारंबारता है 5। ये किसकी है, 12 से 22 की। 12 से 22 जो वर्ग है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इस आंकड़े का बहुलक वर्ग होगा 12 से 22। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, हर बार जो है ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। पिछले साल भी दिया हुआ था और इस साल भी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए आप लोग प्रश्न नंबर 11 पर। यदि एक घटना अवश्य रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर ये पहले से क्लियर है कि ये घटना निश्चित रूप से घटेगी, तो अगर सभी की सभी घटनाएं अगर घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका जो है विकल्प बी वाला सही है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। चलिए अब दिया है वर्ग अंतराल और एक में दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 और इसका बारंबारता दे रखा है 4, 6, 10, 6, 4। अब कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े का माध्यिका वर्ग बताइए। माध्यिका वर्ग, दोनों चीजें बताई गई हैं, दोनों चीजें बताई गई हैं। माध्यिका वर्ग भी निकालना है और बहुलक वर्ग भी निकालना है। तो माध्यिका वर्ग आप कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, तो बारंबारता की सहायता से ही संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो सबसे पहली बारंबारता 4 है तो 4 और अगली बारंबारता को जोड़ते जाते हैं। 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 6 26, 26 और 4 30। इसके बाद जो वर्ग बारंबारता है उसको जोड़ दीजिए, उसको n से लिखा जाता है। इसको भी जोड़ेंगे तो 30 ही होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। माध्यिका वर्ग कैसे पहचानते हैं, तो इसका सूत्र है माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र होता है n/2 पद। n का मान है 30/2 पद, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 15वां पद। अब वहाँ पद कैसे पता करते हैं, तो वहाँ पद पता करने के लिए ही संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो कोई भी पद किस संचयी बारंबारता वाले में पड़ता है, तो या तो 15 है तो 15 होना चाहिए, नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता कौन है,
तो 15 से जस्ट बड़ा संख्या बराबर 20 है और 20 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही इसका माध्यिका वर्ग होगा। तो इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा 12 से 18 माध्यिका वर्ग। तो इसका आपका विकल्प हो जाएगा सी वाला सही। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। अब आइए आप लोग प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 10 है और उनका अंतर आपका जो है 4 है और 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया है 6 4, बी वाला विकल्प दिया है 7 3, सी वाला विकल्प दिया है 5 2 और डी वाला विकल्प दे रखा है 2 8। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल जो है विकल्प को देख करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसका योगफल 10 और उन दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। जो दोनों शर्त को पूरा करेगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगर पहला विकल्प को लेते हैं तो 6 और 4 है। 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 6 और 4 को अगर घटाएंगे, अंतर निकालेंगे तो 2 होगा, 4 नहीं होगा। इसलिए ये पहला विकल्प गलत हो गया। अगर हम सी वाले विकल्प की बात करते हैं, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कभी भी 10 नहीं होगा। ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। तीसरा विकल्प डी वाला लेते हैं, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर 6 होगा, 4 नहीं होगा। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। तो बी वाले को अगर देखा जाए तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल 10 हो गया। दोनों का अंतर क्या होगा, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 होगा। तो दोनों शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए इसका विकल्प भी सही है। तो इसको आप हल भी कर सकते हैं रैखिक समीकरण बना करके, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। केवल आप विकल्प को देख करके ही तुरंत ट्रेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका बी वाला। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर पर 14वां प्रश्न कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जाइए और अभी आप वीडियो देखिए पिछले परीक्षा से पहले का, देखिए कि उसमें किस तरह का प्रश्न आपको बताया गया है कि नहीं। जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं सभी प्रश्न आपको जो है उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करना ये भी बताया गया था। चलिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो पहले इसको देखेंगे। 2 से कटेगा कि कितना से, तो 2 से कटेगा, 2 5 10 500। 2 से कटाइए, 2 दूना के 4 250, पुनः 2 से कटेगा 125, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना के 10 5 पचे 25, फिर 5 से कटाइए, 5 पचे 25, फिर 5 से कटाइए, 5 एक 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 है 3 बार, 2 पर 3 और 5 भी है 3 बार, तो 5 पर 3। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जा रहा है, तो इसका विकल्प है आपका डी वाला। डी वाला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। पूरा 70 में 70 आप ला सकते हैं अगर थोड़ा सा धैर्य से अगर किए होंगे, तो ऐसा पेपर जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, इतना आसान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न नंबर आइए आप लोग 15 पर। 15वां प्रश्न है आपका, एक समांतर श्रेणी है 20
17, 14, 11 डॉट डॉट। कह रहा है कि इसका 13वां पद बताइए। जाइए वीडियो खोल के देखिए, देखिए कि इस तरह का प्रश्न आपको बताया जाए कि नहीं। अभी जाइए और तुरंत देखिए कि आपको पद निकालने वाला वीडियो डाला गया है कि नहीं। तो चलिए, ये आपका प्रश्न है, इसका 13वां पद हमको बताना है। किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 13वां पद निकालना है तो 13वां पद को लिखते हैं a 13 से। a मतलब होता है श्रेणी का पहला पद 20, n मतलब 13 ऋण 1, डी यानी सर्वांतर। बार बार इसमें हम देख रहे हैं कि 3 घट रहा है, तो इसका सर्वांतर हो जाएगा -3। तो ये हो गया 20, 13 में से गया 12 गुणे -3, 20 ऋण 12 तिहाई 36, प्लस में माइनस का गुणा हुआ माइनस, और घटा दीजिएगा तो हो जाएगा -16। इस श्रेणी में बार बार 3 को घटता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। तो आगे जब बढ़िएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इसका जो 13वां पद होगा वो होगा -16। इसका विकल्प सी आपका सही है। जो चीजें बताई गई थी वही चीजें आपके बोर्ड के एग्जाम में आई हुई है, सब कुछ बताया गया। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लास ये होंगे तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र प्रति संख्या कोण बनाता है। चलिए, आपका वृत्त है, इसमें एक चाप लिया गया है ए से बी तक। ये चाप इसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रहा है और इसका त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई बताइए। ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक ये भी, इस चाप की लंबाई क्या हो। तो अगर आप सूत्र पढ़े हैं तो बताइए। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर, कोण दिया है 30 बटा में 360। घटा दिया जाए 0 से 0, और ये 12 3 36, ये 7 21, 3 चौके 12, 2 दूना के 4, 2 से घटाइए 11। चाप की लंबाई हो गया आपका 11 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प ए इसका सही हो गया। तो चाप का लंबाई हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत लोग घबराहट में क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं 17 नंबर पे। अब इसमें कह रहा है कि काट थीटा का मान है बी बटा ए। तो कह रहा है कि बी साइन थीटा माइनस ए कास थीटा बटा बी साइन थीटा प्लस ए कास थीटा का मान क्या होगा। 4 विकल्प दिए, उसमें से मान बताना है। इसको 2 प्रकार से हम हल कर सकते हैं। काट का मान दिया है तो साइन और कास का मान निकाल करके उसमें रख देंगे तब भी आ जाएगा। या उससे बेहतर ये होगा कि काट थीटा का मान दिया है तो इसमें हम काट लाने का प्रयास करेंगे। साइन और कास को हटा करके काट लाएंगे। कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है। 4 गो पद है, चारों पदों में आप साइन थीटा से भाग दे दीजिए। बी साइन थीटा बटा साइन थीटा, ए कास थीटा बटा साइन थीटा, बी साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस ए कास थीटा बटा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया। बी माइनस ए और कास बटा साइन सूत्र हो जाता है काट थीटा का। फिर हो गया बी प्लस ए और कास बटा साइन सूत्र हो जाता है काट थीटा का। तो बी ऋण ए गुणे
काट थीटा का मान दिया हुआ है बी बटा ए और बी प्लस ए गुणे बी बटा ए, दोनों काट के जगह पे बी बटा ए रख दिए, ए से कट गया, ए से तो ऊपर बचेगा बी माइनस बी या नीचे बचेगा बी प्लस बी, बी से भी कटेगा तो 0 और बी में बी जोड़ेंगे तो 2b और 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो आंसर 0 होता है। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा ए वाला, इसका विकल्प ए है 0। तो ये आपका विकल्प हो गया। त्रिकोणमिति में भी बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आप प्रैक्टिस किए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एकदम हूबहू न मिले, लेकिन वैसा ही प्रश्न आपको बताया गया है, जो तरीका बताया गया बस उसी को फॉलो करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आइए 18 पर। ये भी प्रश्न आपके वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिया है आपके लिए सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन। चलिए ये प्रश्न है, कह रहे कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो हमने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को साइन का में चेंज कर लेना चाहिए। तो सेक ए का 1 बटा का से फार्मूला होता है, tan ए का फार्मूला होता है साइन ए बटा का से, और ये हो गया 1 माइनस साइन। एलसीएम लेंगे, कास ए, कास से कास कटेगा 1, यही कास से कास कटेगा तो साइन ए और 1 माइनस साइन। चलिए 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, वर्गांतर वाला सूत्र लगाएंगे। एक कोष्ठ में प्लस बी, एक कोष्ठ में माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर 1 बटा में कास है। और आप लोग सूत्र जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर ए बटा में कास है। कास से वो कट गया तो आंसर इसका होगा कास। तो इसका जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा डी वाला। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे। 19वां प्रश्न आपका है, 4 विकल्प दिया है। पहला दिया है कर्णी में 3 बटा कर्णी में 5, बी वाला विकल्प दिया है कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 7, सी दिया है आपका कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 5, कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 5, और डी वाला विकल्प है कर्णी में 12। चलिए तो इसमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन परिमेय है। तो परिमेय कैसे बताते हैं, तो जो संख्या आपकी रूट के अंदर होती है वह आपकी जो है अपरिमेय होती है, और जो रूट में नहीं होती है वो परिमेय होती है। तो ये जो आपकी पहली संख्या है, ऊपर और नीचे दोनों रूट में है और रूट से बाहर नहीं हो सकता है। तो जब रूट में है तो ये हो गया अपरिमेय, यानी कि ये परिमेय नहीं है। यहाँ भी अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 14 होगा, तो अंडर रूट 14 भी आपका अपरिमेय है, ये भी परिमेय नहीं है। और अंडर रूट 12 है, ये भी अपरिमेय है, ये भी आपका परिमेय नहीं है। यहाँ पर जो दिया है सी वाला विकल्प, कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 5, कर्णी में 7 प्लस कर्णी 5, अगर वर्गांतर वाले सूत्र में रखेंगे तो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, कर्णी में 7 का वर्ग 7, कर्णी में 5 का वर्ग 5, और घटाइएगा तो 2, यानी कि इसको हल करने के बाद इसका जो रूट है, जो अंडर रूट है कर्णी है, वो हट जा रहा है। तो जब हट गया तो ये आपका हो जाएगा परिमेय। यानी चारों विकल्पों में कौन परिमेय है, तो विकल्प सी सही है, सी इसका जो है परिमेय है। अब आते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न 20वां पर, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए ये भी प्रश्न आप क्या करके देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही हैं जो आपको बताया गया था। यहाँ पर आपका केंद्र हो गया, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है,
यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त के ऊपर और स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और केंद्र से जो बाहरी बिंदु है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा का लंबाई बताइए। कई बार बताया गया आपको और कई बार बताने के बाद भी अगर आपका गलत हो रहा है तो ये बड़ी चूक होगी आपकी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करना हमने कैसे सिखाया था। तो बताया गया था एक प्रमेय होता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। जब 90 अंश का होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण। तो ये कर्ण हो गया और एक लंब होता है एक आधार होता है। लंब और आधार आप किसी को मान सकते हैं लेकिन कर्ण उसी को माना जाएगा जो 90 अंश के ठीक सामने होगा। तो ये कर्ण हो गया। तो अगर इसको हम लंब मानते हैं तो इसको आधार मानना पड़ेगा जो स्पर्श रेखा है। आधार अगर उसको मान रहे हैं तो सूत्र हो जाएगा कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान यानी जो बड़ा है वो 5 हो गया और लंब का मान 3 हो गया। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया 16। तो केवल आधार यानी कि स्पर्श रेखा जो ए बी है वर्गवा उधर जाएगा तो कर्ण ही हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर जो इसका स्पर्श रेखा होगा उसका लंबाई होगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प जो है बी वाला सही है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं उसको आप जरूर मिलाइएगा और जो नए बच्चे होंगे जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में जाएंगे अब तैयारी में लग चुके हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा का काम करेगा कि किस तरह का बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है और उसको कैसे हल किया जाता है। तो अभी वो शुरुआत किए हैं नए बैच वाले बच्चे। तो इसको देखने से जरूर जो है उनको साहस मिलेगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न फंस रहे हैं। धन्यवाद।